हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद एस के संजू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर नंबर 4। तो आइए समझते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में हमने इंटेस्टिनल ग्लैंड तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ेंगे। डाइजेशन ऑफ फूड में पहला टॉपिक आता है हमारा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो आज का टॉपिक है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पहला टॉपिक है हमारा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन किस प्रकार से होता है, पहले ये समझेंगे। पहला तो क्वेश्चन ये आता है, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है। पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक में होता है, और इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टाइन में हो गया। उसके बाद इसमें कौन कौन सा जूस का आवश्यकता होता है। तो इसमें जूस का आवश्यकता होता है गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रेटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस। अब समझते हैं। तो हमने देखा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए हम स्टोमक और इंटेस्टाइन में होगा, और इसके लिए गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रेटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस की आवश्यकता होती है। देखिए, गैस्ट्रिक जूस में जो है एक जाइमोजन नाम का सेल पाया जाता है, और वो रिलीज करता है इनएक्टिव एंजाइम, तो उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो पहला देखिए, एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन इन गैस्ट्रिक जूस। पहला मेरा आता है एक्टिवेट किस प्रकार से करेंगे। तो पहले एक्टिवेशन करना होगा। तो एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन इन गैस्ट्रिक जूस में जो जाइमोजन पाया जाता है उसको क्या करना है, एक्टिवेट करना है। तो कौन कौन सा होता है, पेप्सिनोजेन, ये इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। अब इसको एक्टिवेट करना है। इसको एक्टिवेट करने के लिए हमारा HCl होता है। HCl, अगर HCl का कोई pH पूछ दिया तो HCl का pH आता है 1.8। तो पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए HCl की आवश्यकता होती है। इसके बाद ये क्या बनता है, पेप्सिन बनता है। यानी कि पेप्सिनोजेन एक्टिवेट होकर पेप्सिन बनाएगा। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद आता है प्रोरेनिन को भी एक्टिवेट करेगा कौन, HCl। ये कहाँ पे कर रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे 1.8 इसका pH हो गया। प्रोरेनिन को ये कन्वर्ट करता है रेनिन में। HCl कन्वर्ट करेगा रेनिन में। और देखिए, ये रेनिन का काम क्या आता है। रेनिन का काम होता है, ये बच्चों में जो दूध होता है, बच्चों में दूध का पाचन ये रेनिन करता है। यानी कि जितने भी इन्फेंट हैं, इन्फेंट में रेनिन पाया जाता है, और जो कि क्या करता है, दूध का, मिल्क प्रोटीन का पाचन करता है। किस प्रकार से करता है तो उसको समझते हैं। देखिए, मिल्क प्रोटीन जो होता है, मिल्क प्रोटीन में केसिन पाया जाता है। मिल्क प्रोटीन में केसिन पाया जाता है, और वो केसिन, ये रेनिन जो है, रेनिन इस पर एक्टिवेट, रेनिन आएगा। रेनिन की मदद से ये बन जाता है पाराकेसिन बन जाएगा। पाराकेसिन क्या करता है, कैल्शियम के साथ, कैल्शियम के प्रेजेंस में कैल्शियम पाराकेसिनेट बना लेता है। कैल्शियम पाराकेसिनेट बनाने का, यानी कि ये कैल्शियम पाराकेसिनेट क्या बन गया, यानी कि वो जो दूध जो होता है वो थक्का बन जाता है, दही की तरह बन जाता है। तो इसी कारण जब बच्चा दूध पीने के बाद जो उल्टी करता है, इसी के कारण वो कर्डलिंग हो जाता है, मतलब कि
दूध जो होता है, दूध जो दही की तरह बन जाता है, वही उल्टी में निकलता है। तो कर सकते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क बना देता है, यानी कि कर्ड कर देता है, मिल्क को कर्ड कर देता है। तो हमने क्या समझा, पेप्सिनोजेन और कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में, और प्रोरेनिन कन्वर्ट होगा रेनिन में। रेनिन का क्या उपयोग, इन्फेंट में लिख सकते हैं, इन केस ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट यानी बच्चों के केस में क्या बनेगा, केसिन पाराकेसिन में बदल जाएगा कैल्शियम के प्रेजेंट में। कैल्शियम पाराकेसिनेट बनाता है जो कि कर्डलिंग कर देता है मिल्क का। फिर देखिए यहाँ तक हमारा एक्टिवेट हो गया, यानी कि गैस्ट्रिक जूस एक्टिवेट हो गया। अब सेकंड आता है हमारा, अब जाइमोजन को एक्टिवेट करना है पैंक्रेटिक जूस में। तो लिखते हैं एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन इन पैंक्रेटिक जूस। अब पैंक्रेटिक जूस में जाइमोजन को एक्टिवेट करना है। अगर कोई पूछेगा पैंक्रेटिक जूस का पीएच कितना होता है, याद रखना है आपको, इसका पीएच होता है 7.8। एचसीएल का पीएच कितना होता है 1.8। ठीक है, अब इसको एक्टिवेट करना है। इनएक्टिव फॉर्म में पहले कौन कौन पाया जाता है, इनएक्टिव फॉर्म में पहला पाया जाता है ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। इसको एक्टिवेट करना है। इसको एक्टिवेट करने के लिए इंटेरोकाइनेज नाम का एंजाइम की आवश्यकता होती है। कौन होता है, इंटेरोकाइनेज एंजाइम जो होता है ट्रिप्सिनोजेन को इंटेरोकाइनेज एंजाइम ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद बस इतना ही काम करेगा। ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, उसको एक्टिवेट कौन करता है, इंटेरोकाइनेज। उसके बाद जो पैंक्रेटिक जूस में और क्या पाया जाता है, काइमोट्रिप्सिनोजेन पाया जाता है। और काइमोट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट कौन करेगा, एक्टिवेट ट्रिप्सिन करता है। ट्रिप्सिन क्या करेगा, काइमोट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करके ये काइमोट्रिप्सिन बनाता है। काइमोट्रिप्सिन समझिए। देखिए ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है जो कि इंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में ये ट्रिप्सिन बनाता है। फिर काइमोट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन एक्टिवेट करके इसको काइमोट्रिप्सिन बना देता है, काइमोट्रिप्सिन बना देगा। एक और पाया जाता है पैंक्रेटिक जूस में, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। चलिए लिखते हैं, एक और होता है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज ट्रिप्सिन की मदद से ही, इसमें भी ट्रिप्सिन एक्टिवेट करने का मदद करता है। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये ट्रिप्सिन जो है ये डाइजेशन में मदद करेगा। काइमोट्रिप्सिन कर्डलिंग ऑफ मिल्क में काम करेगा। जो काम हमारा रेनिन कर रहा था वही काम अब ये करेगा काइमोट्रिप्सिन, और ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो हमने देखा एक्टिवेशन ऑफ पैंक्रेटिक जूस का एक्टिवेशन किस प्रकार से होगा। ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करने के लिए इंटेरोकाइनेज होता है जो कि ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, और काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है, और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देता है। देखिए हमने क्या समझा कि हमें डाइजेशन ऑफ प्रोटीन उसमें स्टोमक और इंटेस्टाइन में होता है, उसमें गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रेटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस की आवश्यकता होती है। पहले हम गैस्ट्रिक जूस को एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट यानी कि जो पेप्सिनोजेन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, उसको
एक्टिवेट करने के लिए पेप्सिन की यानी कि HCl आवश्यकता होती है, जो कि पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। प्रोरेनिन को HCl की प्रेजेंस में ये रेनिन में कन्वर्ट होगा। रेनिन का उपयोग इन्फेंट में होता है, यानी कि बच्चों में इसका क्या जाता है, जो कि मिल्क प्रोटीन है, जो कि केसिन पाया जाता है। केसिन रेनिन के प्रेजेंस में पैराकेसिन में बदल जाता है, और पैराकेसिन जो कि कैल्शियम के प्रेजेंस में कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल जाता है, जो कि कटलिंग और मिल्क कराता है। फिर उसके बाद हमको पैंक्रेटिक जूस को एक्टिवेट करना है। पैंक्रेटिक जूस में पाया जाता है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो ट्रिप्सिनोजन इंट्रोकाइनेज की प्रेजेंस में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और काइमोट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में काइमोट्रिप्सिन में बदलेगा, और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब थर्ड आता है कि इंटेस्टिनल जूस को अब एक्टिवेट करना है। इंटेस्टिनल जूस में आखिर होगा क्या इंटेस्टिनल जूस में? अब हमारा थर्ड नंबर में आता है इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस, इसका दूसरा नाम होता है सकस इंटेरिकस। इसका दूसरा नाम क्या होता है? सकस इंटेरिकस। सकस इंटेस्टिनल जूस, जिसको सकस इंटेरिकस कहते हैं। इसमें क्या होता है, इंट्रोकाइनेज जो पाया जाता है वो नॉन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, यानी कि ये प्रोटीन को डाइजेशन नहीं करता है। तो इंट्रोकाइनेज हम लिख लेते हैं, सॉरी, चलिए तो समझते हैं। इंट्रोकाइनेज यानी कि जो सकस इंटेरिकस में इंट्रोकाइनेज पाया जाता है वो प्रोटीन में मदद नहीं करता है। तो लिख लेते हैं, इंट्रोकाइनेज जो होता है वो प्रोटीन में मदद नहीं करेगा, यानी कि नॉन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। एंजाइम, ठीक है, ये क्या है? इंट्रोकाइनेज नॉन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। अगर आप लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। तो सकस इंटेरिकस में एक इरिप्सिन पाया जाता है। इरिप्सिन पाया जाता है, और इरिप्सिन क्या होता है? ये प्रोटीन डाइजेस्टिव यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्टिव एंजाइम का ग्रुप होता है, यानी कि प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करता है उसका ग्रुप पाया जाता है, उसको कहते हैं इरिप्सिन। और कहाँ पे पाया जाता है? इंटेस्टिनल जूस में पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? इरिप्सिन। चलिए इरिप्सिन के बारे में लिख लेते हैं। इरिप्सिन क्या है? तो इरिप्सिन क्या है? ग्रुप है, यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम का एक ग्रुप है, और जो कि इंटेस्टिनल जूस में पाया जाता है। तो चलिए लिख लेते हैं, ग्रुप ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इन इंटेस्टिनल जूस। तो क्या हुआ? इरिप्सिन क्या है? ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम का ग्रुप है जो कि इंटेस्टिनल जूस में पाया जाता है, यानी कि इंटेस्टिनल जूस यानी सकस इंटेरिकस में पाया जाता है। देखिए सकस इंटेरिकस इंट्रोकाइनेज पाया जाता है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में मदद नहीं करता। इरिप्सिन पाया जाता है। इरिप्सिन में आता है हमारा, देखिए इरिप्सिन के अंतर्गत हमारा 2 एंजाइम आ रहा है। पहला आ रहा है एमिनो पेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज। तो इरिप्सिन में कौन कौन पाया जाता है? एमिनो पेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज, यानी कि ये दोनों इरिप्सिन के अंतर्गत ये एंजाइम पाया जाता है। अब समझते हैं प्रोटीन का डाइजेशन किस प्रकार से होता है। आइए समझते हैं। तो पहले देखिए हमने क्या किया, प्रोटीन ले लिया, ये हमारा प्रोटीन है। आखिर प्रोटीन है क्या? बात ये, प्रोटीन क्या है? ये एमिनो एसिड का पॉलीमर है, यानी कि एमिनो एसिड का पॉलीमर है। बहुत सारा एमिनो एसिड मिलके प्रोटीन बना रहा है। तो ये क्या है? पॉलीमर ऑफ एमिनो
एसिड। एमिनो एसिड का क्या है, पॉलीमर है। आखिर प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है जो जिसको हमें तोड़ना आवश्यक होता है? तो प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। इसी बॉन्ड को हमको तोड़ना है, इसी पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना है और इसे तोड़ के एक सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि डाइजेशन के लिए आवश्यक होता है। इसको प्रोटीन हो गया, जो कि क्या है, पॉलीमर होता है किसका, एमिनो एसिड का। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। सबसे पहले हम गैस्ट्रिक जूस लेते हैं। गैस्ट्रिक जूस, हमने गैस्ट्रिक जूस को लिया। गैस्ट्रिक जूस प्रोटीन पे आएगा और गैस्ट्रिक जूस में कौन आता है, पेप्सिन, जो कि हम कन्वर्ट कर चुके हैं। पेप्सिन को हमने पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट किया था HCl की मदद से। तो हमने पेप्सिन को लिया, यानी कि एक्टिवेट जो हो गया उसको लिया। तो ये क्या बनाता है, जब प्रोटीन पर गैस्ट्रिक जूस का पेप्सिन इस पर रिएक्ट करता है तो ये बनाता है, यानी कि बहुत ही कम रिएक्ट करता है और कुछ प्रोटीन का प्रोटीन ही रह जाता है, कुछ प्रोटीन रह जाता है और उसके और कन्वर्ट हो जाता है पेप्टोन्स में और प्रोटियोज में। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जब प्रोटीन पर पेप्सिन काम करेगा, जब प्रोटीन पर पेप्सिन यानी गैस्ट्रिक जूस का पेप्सिन काम करेगा तो टोटल प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा, टोटल प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा, यानी कि कुछ प्रोटीन बच जाएगा और प्रोटीन पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोटियोज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में आता है हमारा पेंक्रेटिक जूस। हमने गैस्ट्रिक जूस देख लिया, अब पेंक्रेटिक जूस क्या करेगा, देखिए पेंक्रिएटिक जूस। अब पेंक्रेटिक जूस आया। अब पेंक्रेटिक जूस क्या करता है, हमारा जो ये प्रोटीन बच गया था, हमारा प्रोटीन जो बच गया था उसमें आएगा, उसको अब कन्वर्ट करेगा और यहाँ पे कौन आएगा, यानी कि एक्टिवेट जिसको हम किए थे, मतलब एक्टिवेट जो हो गया था, कौन हो गया था, ट्रिप्सिनोजोन को इंट्रोकाइनेज के प्रेजेंस में ट्रिप्सिन बना था, यानी कि ट्रिप्सिन यहाँ पे आएगा, ट्रिप्सिन आएगा और ट्रिप्सिन कन्वर्ट करेगा किसको, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटियोज में कन्वर्ट कर देगा। कौन करेगा, पेंक्रेटिक जूस ट्रिप्सिन की मदद से इसको क्या करेगा, पेप्टोन्स और प्रोटियोज में कन्वर्ट कर दिया। और जो ये कन्वर्ट पहले से है इस पर काम करेगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इस पे काम करेगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जो कि कन्वर्ट कर देगा इसको। देखिए यहाँ पे काम कर रहा है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम इस पे काम किया और इसको कन्वर्ट कर दिया डाइपेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स और एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड। अभी एमिनो एसिड प्राप्त हो रहा है, मतलब थोड़ा सा हुआ। देखिए इसको फिर से समझते हैं रिफ्रेश रूम में। हमारे पास क्या है, प्रोटीन है, हमारे पास प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है, तो वो एमिनो एसिड का पॉलीमर है और उसमें पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड को हमें तोड़ना है। उसको तोड़ने के लिए हमने एक्टिवेट किया था गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस एक्टिवेट होके यानी पेप्सिनोजन एक्टिवेट होकर पेप्सिन में बदला था। हमने इसको प्रोटीन पे रिएक्ट कराया तो हमारे पास कुछ प्रोटीन बना, पेप्टोन्स बना, प्रोटियोज बना। फिर पेंक्रेटिक जूस आया। पेंक्रेटिक जूस में हमने जो एक्टिवेट किया था ट्रिप्सिन, यानी ट्रिप्सिनोजन से इंट्रोकाइनेज के प्रेजेंस में ट्रिप्सिन बना था। अब ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन में बाइंड करके पेप्टोन्स और प्रोटियोज में कन्वर्ट कर देता है। और हमारा जो पहले से बना था पेप्टोज और प्रोटियोज, उसको कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कन्वर्ट कर देता है डाइपेप्टाइड्स और एमिनो एसिड। हमको क्या करना था, प्रोटीन को तोड़ना था, किसमें, एमिनो एसिड में, मतलब इसके शॉर्ट फॉर्म में, इसके छोटे पार्ट में तोड़ना था। यानी कि देखिए पॉलीमर क्या होता है, ये बड़ा पार्ट, इसको तोड़ना होता है और जिससे ये बना होता है ये छोटे छोटे भागों में तोड़ना होता है। तो इसका एक भाग को क्या बोलेंगे, एमिनो एसिड। तो इसका एक भाग एमिनो एसिड थोड़ा सा प्राप्त हुआ। तो अभी ये सभी बाकी इस सब को भी कन्वर्ट करना है हमको, किसमें, एमिनो एसिड में। पेंक्रेटिक जूस का काम समाप्त हो गया। उसके बाद आएगा हमारा इंटेस्टिनल जूस। चलिए इंटेस्टिनल जूस समझते हैं क्या करेगा प्रोटीन पे। तो अब देखिए हमने गैस्ट्रिक जूस पेंक्रेटिक जूस का यूज कर लिया।
उसके बाद आता है इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस क्या करेगा ये समझना है। देखिए इंटेस्टिनल जूस, अब इंटेस्टिनल जूस क्या करने वाला है, देखिए हमको तो एमिनो एसिड में बदलना था, ये एमिनो एसिड बन चुका है, तो हमारे पास क्या क्या बच गया, पेप्टोन्स बच गया, प्रोटीओज बच गया और डाइपेप्टाइड बच गया। ये तीनों को अब लेकर आते हैं यहाँ पे, क्या क्या लेकर आएंगे, पेप्टोन्स को और क्या है प्रोटीओज को और डाइपेप्टाइड्स को, इसको लेकर अब इंटेस्टिनल जूस आएगा। इंटेस्टिनल जूस में कौन कौन सा पाया जाता था, एमिनो पेप्टाइडेज और क्या पाया जाता था, डाइपेप्टाइडेज। पहले एमिनो पेप्टाइडेज पेप्टोज और प्रोटीओज पे काम करेगा, इस पे काम करके इंटेस्टिनल जूस का आएगा एमिनो पेप्टाइडेज। अब एमिनो पेप्टाइडेज आया, अब एमिनो पेप्टाइडेज पेप्टोन्स और प्रोटीओज को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया। देखिए ये कैसे चल रहा है, प्रोसेस कैसे चल रहा है इसको समझिए कि पेप्टोन्स और प्रोटीओज को इंटेस्टिनल जूस का एमिनो पेप्टाइडेज आया, इसको डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया, और ये डाइपेप्टाइड्स जो है ये तो पहले से कन्वर्ट है, तो इसमें आ गया हमारा डाइपेप्टाइड्स। अब डाइपेप्टाइड्स आ गया, अब इस पे काम करेगा डाइपेप्टाइडेज इस पे काम करेगा। देखिए डाइपेप्टाइडेज अब डाइपेप्टाइडेज इस पे काम करेगा और काम करके क्या बनाएगा, एमिनो एसिड। हमको यही बनाना था, तो हमने इसके लिए क्या किया, देखिए समझिए, तो ये प्रोटीन है, प्रोटीन जो कि पॉलीमर होता है एमिनो एसिड का, हमको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना है प्रोटीन को, यानी पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, तो हम थोड़ा थोड़ा करके तोड़ रहे हैं। पहले गैस्ट्रिक जूस आया, गैस्ट्रिक जूस से हमने पेप्सिन लिया, पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटीन और पेप्टोज और प्रोटीओज में कन्वर्ट कर दिया। फिर पैक्रेटिक जूस आया, उन्होंने ट्रिप्सिन को पेप्टोज और प्रोटीओज में कन्वर्ट कर दिया। फिर जो कि पेप्टोज और प्रोटीओज था उसमें कार्बोक्सी पेप्टाइडेज काम किया और डाइपेप्टाइड और एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब एमिनो एसिड थोड़ा सा बन गया, हमको पूरा बनाना है, तो इंटेस्टिनल जूस को लाए, उसमें पेप्टोज बचा था और प्रोटीओज बचा था और डाइपेप्टाइड बचा था। पेप्टोन्स और प्रोटीओज को एमिनो पेप्टाइडेज डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया, और डाइपेप्टाइड ये पहले वाला है, डाइपेप्टाइड आ गया। अब ये दोनों के ऊपर डाइपेप्टाइडेज एंजाइम काम करेगा जो कि इसको कन्वर्ट कर देगा एमिनो एसिड में। तो इस प्रकार से हमने प्रोटीन का डाइजेशन समझ लिया, यानी कि अब ये एमिनो एसिड का डाइजेशन हो जाता है क्योंकि ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स, हमने बताया था आपको ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसे क्या कहते हैं, डाइजेशन, इसे कहते हैं डाइजेशन। हमने ये पहले लेक्चर में बताया था, अगर आप पहले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन समझ लिया, उसके बाद हम स्टार्च का डाइजेशन समझते हैं। प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो गया, अब स्टार्च का डाइजेशन समझेंगे, स्टार्च का डाइजेशन कैसे होता है। आइए समझते हैं स्टार्च का डाइजेशन। आगे देखते हैं डाइजेशन ऑफ स्टार्च करेंगे। अब हमने प्रोटीन का डाइजेशन समझ लिया, अब डाइजेशन ऑफ स्टार्च, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। अब स्टार्च का हमको डाइजेशन करना है। स्टार्च का डाइजेशन पहले कहाँ कहाँ होता है समझना। स्टार्च का डाइजेशन होता कहाँ कहाँ है, तो स्टार्च का डाइजेशन माउथ में होता है और इंटेस्टाइन में होता है। तो कहाँ कहाँ हो गया हमारा स्टार्च का डाइजेशन, माउथ में एंड इंटेस्टाइन में होगा। तो माउथ में कौन करता है भाई डाइजेशन, माउथ में सैलाइवरी एमाइलेज करता है, यानी सैलाइवरी जूस करता है।
नंबर फर्स्ट में देखते हैं इसमें कौन कौन सा जूस काम आ रहा है, वही देख रहे हैं हम। सैलिवरी जूस, सैलिवरी जूस का पीएच कितना होता है, तो इसका पीएच होता है 6.8। सैलिवरी जूस यानी सैलाइवा, सैलाइवा काम करेगा, यानी कि स्टार्च को सैलिवरी एमाइलेज कन्वर्ट कर देगा, यानी कि सैलिवरी एमाइलेज इसको कन्वर्ट किस में कर देता है, माल्टोज में, माल्टोज। और जो कि माल्टोज क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है, ये आपको याद रखना है, डाइसैकेराइड, ये डाइसैकेराइड होता है। और ये क्या है, पॉलीसैकेराइड, ये होता है पॉलीसैकेराइड। देखिए माउथ में जो होता है सैलिवरी एमाइलेज के द्वारा 30% स्टार्च का डाइजेशन माउथ में हो जाता है सैलिवरी एमाइलेज के द्वारा। तो क्या हुआ, 30% स्टार्च का डाइजेशन माउथ में हो जाता है सैलिवरी एमाइलेज के माध्यम से। सेकंड आता है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस का रोल क्या है, पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस का पीएच क्या होता है, पीएच इसका आता है 7.8 इसका पीएच हो जाएगा। अब इसका देखिए काम कहाँ पे है, पहले डिओडिनम में क्या हो रहा है, डिओडिनम में क्या होता है, स्टार्च। यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस है तो इसमें आएगा पैंक्रियाटिक एमाइलेज, क्या आएगा, पैंक्रियाटिक, लिख देते हैं आपके लिए, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। पैंक्रियाटिक एमाइलेज ये कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में, मतलब जो 70% बच गया था उसी का काम हो रहा है, यानी 70% जो बच गया था वही स्टार्च आया और पैंक्रियाटिक जूस में से पैंक्रियाटिक एमाइलेज से बाइंड किया और माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज का दूसरा नाम है एमाइलोप्सिन, याद रखना है, एमाइलोप्सिन इसका दूसरा नाम है। तो ये काम डिओडिनम में हो रहा है। स्टार्च क्या हुआ, पैंक्रियाटिक एमाइलेज से माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। देखिए फिर ये पैंक्रियाटिक जूस ऐसा काम किया। फिर उसके बाद इंटेस्टिनल जूस, सी नंबर में आता है इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस का दूसरा नाम क्या है, सकस इंटेरिकस, हमने आपको बताया था क्या है, सकस इंटेरिकस, सकस इंटेरिकस। सकस इंटेरिकस क्या करेगा, जो डाइसैकेराइड हमने बनाया, डाइसैकेराइड को ये कन्वर्ट कर देगा मोनोसैकेराइड में। क्या करेगा, मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। यानी डाइसैकेराइड हमने क्या बनाया था, माल्टोज, वो डाइसैकेराइड है, उसको माल्टेज एंजाइम आएगा, इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज और ग्लूकोज में, यानी कि ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। उसके बाद लैक्टोज आएगा, लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है जो कि मिल्क शुगर होता है, इसको लिख देते हैं, मिल्क शुगर ये होता है, ये भी डाइसैकेराइड है। अब डाइसैकेराइड लैक्टोज को लैक्टेज कन्वर्ट कर देगा किस में, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, ये भी मोनोसैकेराइड बन रहा है। फिर आता है सुक्रोज भी डाइसैकेराइड है। सुक्रोज को सुक्रेज नाम का एंजाइम आएगा, या इसको दूसरा नाम इसका इन्वर्टेज एंजाइम आएगा, इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि ये मोनोसैकेराइड हो गया। यहाँ पे जितना है ये सभी क्या है, मोनोसैकेराइड। और आप लोग को नहीं दिख रहा है, चलिए ये सब क्या है, ये सभी क्या है, मोनोसैकेराइड, यानी ये सभी है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड को हमने क्या किया, मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया और ये सभी एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ गया।
तो हमने डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और डाइजेशन ऑफ स्टार्च समझ लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी ये समझ पाएँ। थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को स्टडी विद एस के संजू और इस